हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो विद्युत रसायन के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे शेल का विद्युत वाहक बल, जिससे आप बोल सकते हैं EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शेल का विद्युत वाहक बल, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, बस आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फार्मूला आप याद रखेंगे यहाँ पर, शेल का विद्युत वाहक बल, शेल का विद्युत वाहक बल या फिर आप बोल सकते हैं EMF बराबर होता है E नॉट कैथोड माइनस यहाँ पर होता है E नॉट एनोड। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जहाँ पर ये लिखा गया शेल का विद्युत वाहक बल, इसकी जगह पर ये भी लिखा जा सकता था शेल विभव। शेल विभव इस प्रकार से आप चाहे तो शेल विभव लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं शेल का विद्युत वाहक बल, या फिर याद रखिएगा इसकी जगह पर आप लिख सकते थे ई शेल। इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते थे ई शेल। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आप चाहे तो शेल का विद्युत वाहक बल लिख दीजिए या फिर शेल विभव लिख दीजिए इसकी जगह पर, या फिर लिख सकते हैं आप ई शेल करके। बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि दो अर्ध शेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो इलेक्ट्रोड विभव का अंतर आपको दिया गया है, एक ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पर जो है दो इलेक्ट्रोड विभव का अंतर दिया गया है, इन दोनों का जो अंतर होता है इसे ही आप शेल का विद्युत वाहक बल या फिर शेल विभव बोल सकते हैं। तो अगर आप बताना चाहें तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बता सकते हैं कि दो अर्ध शेल अभिक्रियाओं, यहाँ पर ध्यान दीजिए अर्ध शेल अभिक्रियाओं से तात्पर्य यह है कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीकरण अर्ध शेल अभिक्रिया तथा अपचयन शेल अभिक्रिया। याद रखिएगा यहाँ पर अर्ध शेल अभिक्रिया का मतलब यह है कि ऑक्सीकरण अर्ध शेल अभिक्रिया तथा अपचयन अर्ध शेल अभिक्रिया के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को शेल का विद्युत वाहक बल अथवा शेल विभव, जिसे आप लिख सकते हैं ई शेल से यहाँ पर कहते हैं, तथा मानक परिस्थितियों में, यानी कि अगर परिस्थितियां वहां पर मानक रहेंगी तो इसे मानक शेल विभव कहते हैं और इसे जो है ई नॉट शेल से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि दो अर्ध शेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होता है उस अंतर को हम लोग शेल विभव या फिर शेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है यहाँ पर नैनर्स्ट समीकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली जो समीकरण है उससे बोला जाता है नर्स्ट समीकरण। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोड विभव, इसके अलावा विलयन के सांद्रण के मध्य के संबंध को दर्शाने वाली जो समीकरण होती है उससे बोला जाता है नर्स्ट समीकरण, या फिर आप बोल सकते हैं नर्स्ट समीकरण। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए बताया गया कि जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक नर्स्ट के अनुसार किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड M/Mn पॉजिटिव के विभव E तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता यानी कि Mn पॉजिटिव। तो यहाँ पर M का मतलब मेटल यानी कि धातु से है, और ये जो ब्रैकेट लगा है इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर सांद्रता से है। ये आप लोग याद रखिएगा, अगर बड़ा ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब यहाँ पर सांद्रता से है। तो यहाँ पर जो है Mn पॉजिटिव जो दिया गया है इसकी सांद्रता की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर धातु आयनों की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन सा संबंध होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे E बराबर E नॉट माइनस यहाँ पर होता है 2.303, इसके अलावा RT और बटे में यहाँ पर होता है NF, और इसके अलावा log बेस 10 1/, यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव यानी कि धातु आयनों की सांद्रता। तो ये जो समीकरण है ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव और इसके अलावा विलयन के सांद्रण के मध्य जो है संबंध को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसे ही जो है यहाँ पर नैनर्स्ट समीकरण
कहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है। जैसे कि यहाँ पर आया है आर, तो ये आर क्या है अब आपको पता होना चाहिए। आप बता सकते हैं जहाँ आर जो है ये एक गैस नियतांक होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे गैस नियतांक, ये हो जाएगा आर यानी कि गैस नियतांक। इसके अलावा यहाँ पर टी दिया गया है, कैपिटल टी, ये होता है परम ताप। यहाँ पर आप लिख सकते हैं परम ताप, ये हो जाएगा आपका परम ताप। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कैपिटल एफ, ये होता है फैराडे नियतांक। जो एफ दिया गया है इसे बोलते हैं फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक, ये हो जाएगा। और इसका मान भी आप लोग याद रखिएगा कि 1 फैराडे यानी कि 1 F बराबर होता है 96,500, ये इसका मान होता है 96500। इसके अलावा मात्रक याद रखिएगा कूलाम मोल इनवर्स, कूलाम मोल इनवर्स, ये यहाँ पर फैराडे नियतांक का मान हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए आप इसमें यहाँ पर आया है एन, तो एन क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एन जो है यहाँ पर प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये यहाँ पर प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। इसके अलावा Mn पॉजिटिव ये आपको दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि ये विलयन में धातु आयनों की सांद्रता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, धातु आयनों की सांद्रता इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो समीकरण बताया गया है इसे ही हम लोग बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। कहीं कहीं पर ये समीकरण आपको दूसरे प्रकार से भी मिलेगा। ध्यान दीजिए ये समीकरण किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये समीकरण इस प्रकार से भी मिलेगा आपको, ई सेल बराबर ई नॉट सेल। इसके अलावा माइनस यहाँ पर लिखा जाएगा 2.303 RT बटे NF। इसके अलावा लॉग बेस 10 इस प्रकार से हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो ये लिखा गया था 1/mn पॉजिटिव, इसकी जगह पर लिखा जा सकता है कैपिटल Q इस प्रकार से। ये भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है Q, और यहाँ पर Q क्या है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। Q जो है यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि यहाँ पर जो है उत्पाद की सांद्रता और बटे जो है यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता। तो ये आप लोग यहाँ पर Q के बारे में याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग इस समीकरण का यहाँ पर निगमन यानी कि इसका डेरिवेशन करेंगे। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इसके डेरिवेशन के लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। ये फार्मूले जो है आपको पिछली कक्षाओं में यानी कि क्लास 11th में पढ़ाए गए थे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको फार्मूला याद रखना है बस। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऊष्मागतिकी से, यहाँ पर जो है ऊष्मागतिकी के फार्मूलों का यूज किया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऊष्मागतिकी से, यहाँ पर एक फार्मूला तो आपको यूज करना है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी। इसके अलावा लॉग बेस ई क्यू इस प्रकार से इस समीकरण को आपको यहाँ पर यूज करना है। ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया भी गया है। तो यहाँ पर अब आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर आया है डेल्टा जी। तो अब डेल्टा जी क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, इससे बोला जाता है गिब्स मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा। इसके अलावा यहाँ पर आया है डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट, इससे बोलते हैं मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, इससे बोला जाता है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, मुक्त
ऊर्जा, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर आया है क्यू। क्यू के बारे में आपको पहले भी बताया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि उत्पाद की सांद्रता और बटे यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। और आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें जो है पावर में रस समीकरण मिति गुणांक यूज होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पावर में रस समीकरण मिति गुणांक, पावर में रस समीकरण मितीय गुणांक। इसके लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया यहाँ पर इस प्रकार से दी गई है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई अभिकारक दिया गया है N1A प्लस यहाँ पर दिया गया है N2B, और यहाँ पर इस अभिक्रिया से जो उत्पाद बन रहा है वो यहाँ पर मान लीजिए बन रहा है M1C प्लस M2D, ये यहाँ पर उत्पाद बन रहा है। तो अगर इस अभिक्रिया के अनुसार आप Q का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको बताया गया था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर यूज करना है आपको उत्पाद की सांद्रता। यहाँ पर उत्पाद क्या है C, तो यहाँ पर लिखेंगे आप C। सांद्रता के लिए भी आपको बताया गया था ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यानी कि C की सांद्रता। इसके अलावा यहाँ पर D, तो यहाँ पर आप लिखेंगे D की सांद्रता, इस प्रकार से। और बटे में यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता लिखी जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा A, और इसके अलावा यहाँ पर लिखेंगे आप B। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया था कि पावर में रस समीकरण मिति गुणांक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए D के साथ कितना दिया गया था यहाँ पर M2, तो ये यहाँ पर इसकी पावर में आ जाएगा इस प्रकार से M2। यहाँ पर ध्यान दीजिए C के साथ क्या था M1, तो ये यहाँ पर इसकी पावर में आ जाएगा M1, इस प्रकार से इतना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए B के साथ क्या है N2, तो ये यहाँ पर इसकी पावर में आ जाएगा। A के साथ कितना था N1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा N1, इसीलिए लिखा गया था यहाँ पर पावर में रस समीकरण मिति गुणांक। तो इस प्रकार से अब आपको डेल्टा G क्या है, डेल्टा G0 क्या है, इसके अलावा Q क्या है, इन सभी के बारे में यहाँ पर पता चल गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको कुछ फार्मूले और भी याद होने चाहिए, जैसा कि डेल्टा G बराबर होता है -NF, इसके अलावा यहाँ पर लिखते हैं E सेल, ये आप याद रखेंगे। और इसके अलावा डेल्टा G0 बराबर होता है -NF, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा E0 सेल, इस प्रकार से। आप यहाँ पर इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो अब समीकरण 1 में आपको डेल्टा G और डेल्टा G0 के मान रखने हैं, तो जब डेल्टा G की जगह पे आप ये वाला मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -NFE सेल, इस प्रकार से इतना आएगा। इसके बाद बराबर लगा दीजिए, फिर डेल्टा G0 इसकी जगह पे आप मान रखेंगे तो -NF, इसके बाद हो जाएगा E0 सेल, इस प्रकार से इतना हो गया। फिर यहाँ पर प्लस RT log बेस EQ, इतना हो गया। बस आपको यहाँ पर ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए, आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाए गए हैं। बाकी आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही तीनों फार्मूले याद करने हैं, बस परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इतना आया। अब इस समीकरण में हम लोग यहाँ पर जो है -NF से भाग करेंगे, NF से भाग करने पर, अब यहाँ पर जब NF से भाग करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है -NFE सेल, इतना दिया गया है। इसके बटे में आ जाएगा माइनस का NF, फिर बराबर लगाइए। उसी प्रकार से यहाँ पर है -NF, इसके बाद है यहाँ पर E0 सेल, तो यहाँ पर भी बटे में आ जाएगा माइनस का NF, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। फिर प्लस RT, यहाँ पर हो जाएगा log बेस EQ, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा माइनस का NF, इस प्रकार से इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, -NF से -NF कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट जाएगा, NF से NF कट जाएगा, इस प्रकार से। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो अब यहाँ पर बचेगा E सेल, इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद
बराबर यहाँ पर आ जाएगा ई नॉट सेल, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ये माइनस, तो प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, इतना आया। यहाँ पर आप लिखेंगे आर टी, इसके बाद हो जाएगा लॉग बेस ई क्यू, इतना हो गया। और बट्टे में यहाँ पर दिया गया है एन एफ, तो यहाँ पर बट्टे में आप लिख सकते हैं एन एफ। इस प्रकार से ये इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, लॉग बेस ई एक्स बराबर, इसके बराबर आपको याद रखना है, बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10 एक्स। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है, यानी कि लॉग बेस ई एक्स, जब आधार ई होता है तो इस प्रकार से लिखते हैं, जब आधार ई को आधार 10 में चेंज करते हैं तो आगे इतने से गुणा हो जाएगा, यानी कि 2.303 से। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, तो इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ई सेल बराबर, यहाँ पर आप लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पर दिया गया है आर टी, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा एन एफ, इस प्रकार से लिख दीजिए आप एन एफ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये दिया गया है लॉग बेस ई क्यू, इसको आप इस फार्मूले के अनुसार जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2.303 लॉग बेस 10, यहाँ पर क्यू दिया गया है, यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स आया था, उसी प्रकार से यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा क्यू, ये इतना हो जाएगा। आप चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, इससे आप लिखेंगे 2.303 आर टी, इस प्रकार से होगा। इसके बाद बट्टे में आ जाएगा एन एफ, और यहाँ पर आप लिखेंगे लॉग बेस 10 इंटू क्यू, इस प्रकार से। यही फार्मूला आपको अभी बताया गया था, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर आप आर यानी कि गैस नियतांक, इसके अलावा टेम्परेचर, इन सभी के मान यहाँ पर रख देते हैं तो ध्यान दीजिए क्या होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए कि यदि यहाँ पर आप मान रख दीजिए, यहाँ पर आप आर का मान रख दीजिए, आर का मान आप लोग याद रखेंगे 8.314, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जूल, इसके अलावा केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये होता है आर का मान। टेम्परेचर यहाँ पर आप यूज करेंगे 298 केल्विन, इसके अलावा फैराडे नियतांक का मान आपको बताया गया है 96,500 कूलाम। मोल इनवर्स, तो अगर ये सभी मान यहाँ पर रख दिए जाएं तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस समीकरण को फिर आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पर आप लिखेंगे 2.303 गुणे, यहाँ पर है आर, आर का आप मान रखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 8.314, फिर गुणे यहाँ पर दिया गया टी, टी का आप मान रखेंगे 298, इसके बाद बट्टे में यहाँ पर दिया गया है एन गुणे एफ, एफ का आप मान रख दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 96,500, इसके अलावा लॉग बेस 10 क्यू, इस प्रकार से इतना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये फिर आएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पर जब इससे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका मान आ जाएगा 0.0591, और बट्टे में यहाँ पर बच जाएगा एन, बाकी आप इससे यहाँ पर इन तीनों का गुणा करके जब इससे भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉग बेस 10 क्यू, इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग डेनियल सेल की बात करें तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लिख सकते हैं डेनियल सेल के लिए नर्स्ट समीकरण, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस समीकरण को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर एक अभिक्रिया ध्यान दीजिए, सबसे पहले
यहाँ पर अभिक्रिया ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर Zn, ये मान लीजिए यहाँ पर है सॉलिड, इसके साथ यहाँ पर है Cu2+, ये आयन दिया गया है। यहाँ पर जब इसकी अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर जो बनेगा वो मान लीजिए बनेगा आपका Cu, ये होगा आपका सॉलिड। इसके अलावा यहाँ पर बन जाएगा Zn2+ आयन, ये यहाँ पर एक्वा, यहाँ पर भी ये एक्वा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम लोग Q का मान ज्ञात करें तो Q के लिए आपको बताया गया था यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की सांद्रता। तो याद रखेगा कि सांद्रता जो है हमेशा लिक्विड यानी कि द्रव की होती है, यानी कि जल की होती है, किसी भी ठोस की सांद्रता नहीं होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेगा, किसी भी ठोस की सांद्रता नहीं होती है, केवल सांद्रता द्रव की यानी कि जलीय विलयन की होती है। तो यहाँ पर ये जो कॉपर दिया गया है सॉलिड है, तो इसकी कोई सांद्रता नहीं होगी। यहाँ पर ये जो Zn दिया गया है सॉलिड है, इसकी भी कोई सांद्रता नहीं होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Zn2+, यहाँ पर आप लिख दीजिए Zn2+, क्योंकि ये हो जाएगी उत्पाद की सांद्रता। और बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर है Cu, तो यहाँ पर हो जाएगा Cu2+, यानी कि अभिकारक की सांद्रता। इस प्रकार से यहाँ पर Q का मान जो है ज्ञात करेंगे। तो आप इस समीकरण को ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बट्टे n, यहाँ पर हो जाएगा log बेस 10। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा Zn2+, और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा Cu2+। इस प्रकार से आप यहाँ पर डेनियल सेल के लिए ये फार्मूला लिख सकते हैं, यानी कि आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बट्टे में हो जाएगा n, यहाँ पर आप लिखेंगे log बेस 10। यहाँ पर आप बताएंगे आयनिक उत्पाद की सांद्रता, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर सांद्रता से है, यानी कि आयनिक उत्पाद की सांद्रता, और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर आयनिक अभिकारक की सांद्रता, आयनिक अभिकारक की सांद्रता। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये Zn2+ था ये आपका उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट है, और यहाँ पर ये जो दिया गया था Cu2+, ये आपका यहाँ पर रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक है। Zn2+ यहाँ पर उत्पाद था, तो इसीलिए लिखा गया यहाँ पर आयनिक उत्पाद की सांद्रता, और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगी आयनिक अभिकारक की सांद्रता। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर नर्स्ट समीकरण का डेरिवेशन भी कर सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।